नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणव उपाध्याय पे। आज हम लोग इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकंड करेंगे और इस पार्ट में हम लोग घातांक करने का चैप्टर सीखेंगे। ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इसके एक दो सवाल बनते ही बनते हैं। तो किस प्रकार के सवाल होते हैं, उनकी ट्रिक क्या होती है, उन्हीं बातों को आज हम लोग जानेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग पहले बेसिक से कि घातांक करने का क्या मतलब है, उसमें क्या अंतर है और उसके क्या क्या नियम हैं। उसके बाद हम लोग सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सब लोग, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 5 की घात 3/4, ये मैंने लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात की पहचान हो जाए कि ये 5 क्या है और 3/4 क्या है। तो आप लोग ध्यान दो कि ये जो 5 है, ये 5 गणित में कहलाएगा आधार, ठीक है। 3/4 ये है घात, और जो बटे में 4 है ये कहलाएगी करनी। तो हमारा जो चैप्टर है ना, घातांक और करनी, तो घातांक और करनी में क्या अंतर है, तो आप ध्यान देना भाई। घातांक का मतलब घात का अंक, और करनी का मतलब जो घातांक हो गया उसमें जो बटे वाली संख्या होगी वो प्रदर्शित करेगी करनी को, ठीक है। तो जैसे ये लिखा था 5 की घात 3/4, इसमें 5 जो है वो तो है आधार, 3/4 पूरी कहलाएगी घात, और इसमें 4 कहलाएगी करनी। एक उदाहरण के लिए जैसे मान के चलिए, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जैसे मान के चलिएगा मैं यहाँ पे लिखूँ 6 की घात 9/11, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें आधार क्या है, इसका आधार क्या है, तो आप बताओगे आधार है 6। इसका घातांक क्या है या घात क्या है, तो आप कहोगे 9/11, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि इसकी करनी क्या है, तो आप करनी कितनी बताओगे, 11, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से अंतर समझ में आ जाए कि आधार क्या होता है, घात क्या होती है और करनी क्या होती है, ठीक बात है। तो अब हम लोग ये अंतर समझ गए कि घातांक और करनी में अंतर क्या है। अब इसके कुछ नियम हैं। अब आप एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, शब्दों का ज़रूर मतलब समझिएगा। कि मैं बोलूँगा आधार समान है, तो आप ध्यान रखिएगा जब आधार समान में बोल रहा हूँ तो आधार क्या चीज़ होती है। मैं कह रहा हूँ घात, तो वो समझ में आना चाहिए, करनी समझ में आनी चाहिए, शब्दों का जरूर मतलब समझ में आना चाहिए। चलिएगा अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और नियमों को देखते हैं कि क्या क्या नियम है और इस पर आधारित सवाल कैसे हैं। तो पहले नियमों को अच्छे से हम लोग समझते हैं। मैं इसको बिगाड़ता हूँ, आप लोग देखिएगा। तो अब आप लोग सब लोग ध्यान दो अच्छे से, इसमें देखिएगा। पहला नियम हमारा ये है, इसमें यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिखूँ a की घात x गुणा a की घात y। आप ध्यान ये दो, यहाँ पे जो आधार हैं वो समान है और गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब a की घात x प्लस y ये हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो उसका क्या मतलब था, a और a आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ गई, ठीक बात है। मैं दूसरा नियम लिखता हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब बात करते हैं यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। मतलब a की घात x को भाग दे रहे हैं a की घात y से, तो घातें घट जाएंगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बेसिक से हम लोग बात शुरू कर रहे हैं। मैं तीसरा नियम लिखता हूँ अगर। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर घात के ऊपर घात है
तो उनकी आपस में गुणा होती है। मतलब क्या, एक ही घात x और इसके ऊपर है y घात, तो घात के ऊपर घात हो तो उनकी आपस में गुणा होगी। अगर घात के ऊपर घात हो तो उनकी आपस में गुणा होंगे। अब अगला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला नियम देखिएगा कि अगर कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी संख्या हो और उसकी घात 0 लगा दीजिएगा तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 लगा दीजिए तो उसका मान 1 होता है। तो ये 4 नियम हैं। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, घात के ऊपर घात हो तो उनकी आपस में गुणा होती है, और किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर सवाल करते हैं। देखिएगा, मैं पहला सवाल लिखूँ इन पे आधारित, आप लोग सब लोग जरा बोर्ड पर देखना अच्छे से। जैसे मैं आपसे पूछूं 8 की घात 3 गुणा 8 की घात 2 गुणा 8 की घात -5, तो बहुत ही सरल है। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, मतलब 3 + 2 + -5, और 5 में से 5 गया तो 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक बात है। मैं अगला सवाल लेता हूँ, जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। मैं अगला सवाल लेता हूँ इसमें। अब मान के चलिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँ 1000 की घात 9 को आपको भाग देना है 10 की घात 24 से। इसको हल करना है, तो कैसे आप सब लोग हल करोगे, ये भी बहुत ही सरल सवाल है। तो आप देखो 1000 की घात 9 को भाग देना है 10 की घात 24 से। ध्यान दीजिएगा, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात कितना, 3, ऊपर लिखा है 9, 10 की घात 24। ध्यान दीजिए, घात के ऊपर घात हो तो उनकी आपस में गुणा होती है, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 27, और आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, और 27 में से 24 गया तो 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को लिखा जा सकता है 1000। ठीक बात है। तो ये 2 सवाल थे, बिल्कुल बेसिक सवाल से हम लोगों ने शुरुआत करी है, तो आपको अच्छे से समझ में ये दोनों सवाल आए होंगे। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इसको बिगाड़ता हूँ। जरा देखिएगा सब लोग, अगली बात देखिएगा सब लोग। देखिएगा, मैं अगला सवाल लिखता हूँ इसमें। अब तीसरा सवाल लिखता हूँ मैं इसमें। अब देखिए 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात -3 प्लस 2 की घात -2, ये हमें हल करना है। तीसरा सवाल है। अब आप पहले एक चीज़ का ध्यान दो, देखो ये प्लस का चिन्ह है, और आपने जो 4 नियम लिखे हैं उसमें कोई प्लस का नियम तो लिखा ही नहीं था। इसका मतलब आप यहाँ जल्दबाजी में ये मत कर देना कि आप घातों को जोड़ दें, क्योंकि घातें जुड़ती कब हैं, जब गुणा में होती हैं। ठीक है, तो ये तो प्लस का अगर चिन्ह है तो आप जल्दबाजी में ये मत करिएगा कि आप इस प्रकार से करके इनको घातों जोड़ें, क्योंकि गुणा नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इनको कैसे हल करेंगे, 2 का घन कितना होता है, 8, 2 का वर्ग 4, 2 की घात -3, चूँकि घात माइनस में है ना, तो वो पलट जाएगा और प्लस में हो जाएगा। मतलब 2 की घात -3 का मतलब 1/8, और 2 की घात -2 का मतलब 1/4। बहुत ही सरल है और बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप में से अगर कोई शुरुआत कर रहा हो मैथ की, जो बिल्कुल अभी फ्रेशर हो, उनको भी समझ में आए, और जिनकी कुछ प्रैक्टिस है उनकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबको लेके चल रहे हैं। तो आप देखो 8 और 4 12, 1/8 प्लस 1/4। अब आप सब लोग देखो, मैं 8 एलसीएम ले लेता हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं, 12 8 96, 4 दूनी 8, तो हम लोगों का आंसर आ गया 99/8। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक बात है।
चलिएगा, ये 3 सवाल हो गए। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले टाइप के सवालों को इसमें लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिएगा, चौथा सवाल हमारा ये है, यदि 4 की घात n और ये वर्गमूल लगा हुआ है बराबर दिया है 1024 के, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। अब आप पहले एक चीज़ का ध्यान दो, जब भी इस तरीके का कोई आपको सवाल करने को मिले तो हमारा पहला काम होगा कि दोनों तरफ के आधार समान हो जाएं। मतलब अगर ये 4 की घात n है तो ये वाली जो 1024 है ये भी 4 की घातों में टूट जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं 1024 के गुणनखंड करता हूँ। तो आप सब लोग ध्यान देना। देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चौक 16 और आप देखिएगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 1024 को 4 की घात में मैं कितना लिख सकता हूँ? तो आप बताओगे मैं 5 लिख सकता हूँ। और इधर आप लोग ध्यान दो, ये 4 की घात n है और ये वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब कितनी घात होता है? 1/2, ध्यान रखिएगा। अब अगली बात देखो, घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है तो इनकी आपस में गुणा होगी। तो आप सब लोग देखो अच्छे से, n की गुणा 1/2 से होगी तो क्या हो जाएगा? n/2। अब दोनों तरफ के आधार कैसे हैं? समान है, कट गए। तो n/2 बराबर 5 के आ गया और 5 दूनी 10, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके के सवाल करने से पहले हमें क्या समझना है कि जब भी ऐसे सवाल हो तो आपका पहला काम होगा दोनों तरफ के जो आधार हैं वो समान हो जाएं। तो जैसे मुझे यहाँ पे देखा कि ये 1024 है और यहाँ 4 की घात n में बात चल रही है, तो मैं समझ गया कि 1024 को 4 की घात में लिखना है। अब अगर मुझे याद नहीं है तो मैं गुणनखंड करूँगा। 1024 के मैंने गुणनखंड करे तो 4 की घात कितनी बनी? 5। और ये वर्गमूल का चिन्ह है, हम जानते हैं वर्गमूल का मतलब कितनी घात? 1/2। अब घात के ऊपर घात है तो इनकी आपस में गुणा होगी, आधार समान है तो ये कट गए, तो n/2 बराबर 5 के हो गया। 2 पंजे 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल इसी जैसा अगला सवाल है, लेकिन अगले सवाल में एक छोटी सी बात है जो हम जल्दबाजी में गलती ना करें, वो आप समझना। 3 की घात m की घात 2 भाग देना है 3 की घात m ब्रैकेट लगी है 2 और बराबर है 81 के। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है आप लोग पहले समझना, आप इस बात को समझना। उदाहरण के लिए पहले मैं ये लिख दूँ, आप पहले इसमें फ़र्क समझना। देखिए ये बात है, मैं कहूँ 5 की घात 3 की घात 2, इसका ये मतलब है कि जो 5 है उसकी जो घात है वो 3 की घात 2 है। मतलब यहाँ 3 का वर्ग हो रहा है और 3 का वर्ग हो रहा है 9, तो इसका अर्थ है 5 की घात 9। लेकिन अगर ये ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब घात के ऊपर घात है, और अगर घात के ऊपर घात है तो उनकी आपस में क्या होती है? गुणा होती है। बहुत बढ़िया, 3 दूनी 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दबाजी हम लोग गलती ना करें। अगर ब्रैकेट नहीं लगी है तो वो उसका वर्ग या घन हो रहा था यहाँ पर, और अगर यहाँ ब्रैकेट लगी थी इसका मतलब वो घात के ऊपर घात है, तो इसलिए उनकी आपस में गुणा होगी, तो 3 दूनी 6। ठीक बात है। अब मैं इसको बिगाड़ता हूँ और मैं ये सवाल करता हूँ, आप लोग देखो। अब सवाल देखते हैं, आप लोग देखो सब लोग। 3 की घात m की घात 2 और भाग देना है मुझे 2m से, और 1 की घात m बराबर 81 को मैं लिख सकता हूँ
3 की घात 4, 3 तिया 9, 3 27 तिया 81। ठीक बात है। अब आधार समान है तो भाग में घात घटती है, m की घात 2 माइनस 2m, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/m, और ये 3 की घात कितनी है 4। ठीक है। देखो यहाँ से मैं m कॉमन निकालूँ, m कॉमन निकालूँ, इस m से ये m कट जाएगा, तो 3 की घात m माइनस 2 बराबर 3 की घात 4, 3 से 3 कटा, m माइनस 2 बराबर 4, यानी कि m बराबर आ गया 6। ठीक है। तो ये दोनों ही सवाल बहुत ही सरल सवाल थे, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिएगा अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले टाइप के सवाल इसमें हम लोग लेते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगला सवाल क्या है ज़रा आप लोग देखिएगा। वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस डैश डैश अनंत तक, इस टाइप के अगर सवाल आ जाएं तो हम लोग कैसे करेंगे। तो बेहद शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरीके का आपको सवाल दिखे तो ट्रिक ये है कि जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि उनका अंतर एक हो। कहने का मतलब आप 12 के गुणनखंड करिएगा इस प्रकार से कि उनका अंतर एक हो। तो 12 है तो 4 तिया 12, और 4 और 3 में अंतर कितने का हुआ, 1 का हुआ। यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जो बड़ा गुणनखंड होगा वो आपका आंसर होगा, यानी इसका उत्तर कितना होगा, 4 होगा। मैं इस बात को दोहराता हूँ, इसमें दोहराता हूँ। जैसे 30 है, आप 30 के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि गुणा करके तो वो 30 बैठ रहा हो, बशर्ते उनका अंतर एक हो। तो आप समझ पा रहे होंगे 30 के ऐसे गुणनखंड होंगे, 6 पंजे 30। और ये चिन्ह किसका है, प्लस का है। अगर प्लस का चिन्ह हो तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा 6, और अगर माइनस का चिन्ह होता तो छोटी संख्या आंसर होगा। अगली बात देखते हैं। जैसे ये लिखा है 110, अब 110 के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि गुणा करके 110 आए और उनका अंतर 1 हो। तो बिल्कुल सही बात, आप समझ पा रहे होंगे 11 ढाई 110 और अंतर इनका है 1 का। अब आप ध्यान दो, ये चिन्ह किसका है इस बार, माइनस का। अगर माइनस का चिन्ह हो तो छोटी संख्या आंसर है, तो आंसर कितना हो गया मेरा, 10 हो गया। ठीक है। ऐसी 56 के बारे में आप देखो, 56 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करके 56 हो, अंतर 1 हो। तो बिल्कुल सही बात, 7 8 56 होता है। अब ये चिन्ह किसका है, माइनस का। अगर माइनस का चिन्ह है तो इसमें छोटी संख्या क्या है, 7, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अब बात यह है कि ये जो ट्रिक हम लोगों ने बनाई है ये बनी कैसे, और अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहें कि ये सवाल हल हो कैसे रहा है तो उसको जानते हैं। मैं इस सवाल को समझाता हूँ कि इस सवाल अगर कॉन्सेप्ट से करें तो कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही सरल है। आप लोग एक बात पर ध्यान दो, मैं इसको बिगाड़ता हूँ। आप देखो सब लोग अच्छे से, जैसे इसको मुझे हल करना है, आपको पता है तो चल ही गया कि इसको उत्तर 4 है, लेकिन इसको मुझे हल करना है तो आप लोग ध्यान दो कि वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12, इसी प्रकार ये अनंत बार लिखा जा रहा है। मान लीजिएगा ये x के बराबर है। ठीक है। अब आप एक बात का विचार करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 12 हैं, तो आप कहोगे अनंत 12 हैं। अगर इन अनंत 12 में मैं एक 12 कम कर लूँ तब भी जो बचेगा वो भी x के बराबर होगा। इसका मतलब मैं एक 12 कम करते हुए जो ये बचा वो पुनः x के बराबर है, और ये वर्गमूल चल ही रहा है बराबर x के। आप दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा। ठीक है। इसको उधर ले जाइएगा तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण हो गई। आप 12 कैसे गुणनखंड करिए, गुणा करके 12 हो और अंतर 1 हो, ये तो आप सब काम जानते ही होंगे। तो 4 तिया 12 होता है,
और यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 4, यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 4 बराबर में 0 चल रहा है, यानी x माइनस 4 हो गया, x प्लस 3 हो गया बराबर में 0 हो गया, यानी कि x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 3 ये होगा नहीं, यानी हमारा उत्तर क्या है x बराबर 4 के। ठीक है, तो ये सवाल का कॉन्सेप्ट था। तो हम इसको ऐसे ना करके इस ट्रिक से करेंगे कि जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो आप उस संख्या के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि उनका अंतर 1 हो। अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या आंसर है, माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या आंसर है। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ऐसी कोई संख्या अगर लिख दी जाए जिसका गुणनखंड ऐसा हो ही नहीं रहा हो तो क्या करेंगे। मतलब यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता 5, तो 5 के तो ऐसे गुणनखंड संभव नहीं है, तो उसको हम लोग इस ट्रिक से ना करके इस मेथड से करेंगे। मैं एक सवाल करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार का वो सवाल है। मैं इसको बिगाड़ता हूँ और अगले सवाल पर और उस सवाल पर मैं बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अब इसमें आप इस सवाल को कैसे हल करोगे, और ये बराबर x के है। ठीक है, वही पुरानी बात, मैं अनंत में से एक संख्या कम कर लूँ तो अनंत पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। आप दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा और x² माइनस x माइनस 5 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण ऐसी है जिसके गुणनखंड संभव नहीं है, तो श्रीधराचार्य से हम इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1 प्लस माइनस 21/2। ठीक है, और मैं प्लस वाला लूँगा क्योंकि ये प्लस है तो हमारा उत्तर धनात्मक वाला होगा, यानी हमारा जो सही उत्तर होगा वो x बराबर होगा 1 प्लस √21/2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए श्रीधराचार्य का क्या नियम होता है, अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दे रखी हो इस प्रकार से, ठीक है, और आपको इसका फैक्टर करने हो, x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अगर इस प्रकार की आपको समीकरण दे रखी है और श्रीधराचार्य से आपको इसको सॉल्व करना है तो माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की संख्या हो जिसके गुणनखंड संभव नहीं हो तो फिर आप इसको इस तरीके से करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात को आपने आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए टाइप के सवालों को इसमें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा सब लोग, इसमें 11वां सवाल है ये। जैसे मान के चलिएगा वर्गमूल में 5 लिखा हो, फिर वर्गमूल 5 लिखा है, वर्गमूल 5 लिखा हुआ है और ये बात अनंत तक जारी है। तो अभी पिछले सवालों में हम लोगों ने ये जाना था कि या तो यहाँ पे पहले प्लस होता था या यहाँ पे माइनस होता था, लेकिन आप देखो तो यहाँ गुणा है। तो अगर गुणा हो और बात कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, गुणा हो और बात अनंत तक जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो संख्या लिखी हुई है वही आपका उत्तर है। ध्यान रखना आप लोग, जो संख्या लिखी हुई है वही आपका उत्तर है। कैसे, मैं इसको आपको हल करके दिखाता हूँ कि जैसे मान के चलिएगा हम लोगों को ये सवाल दे रखा था, इस प्रकार से ये सवाल हमने दे रखा है और बात अनंत तक जारी है। वही पुरानी बात, इसको आप x के बराबर मानिएगा। अब अनंत में से एक संख्या कम कर लीजिए तब भी ये x के बराबर ही रहेगा। दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिएगा, एक x से एक x कट जाएगा, इसका मतलब x बराबर आ गया कितना, 5 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बात है, तो बहुत ही सरल था। तो ध्यान रखेंगे गुणा हो और बात कहाँ तक जाए,
अनंत तक जाए तो जो संख्या लिखी है वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब मैं देखिए बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं अगले टाइप के सवाल लिखता हूँ। पहले आप सब लोग देखो, देखिए 12वां सवाल कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसी मैं 13वें नंबर का सवाल लिखूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग। ऐसे आप लोग देखिएगा 14वां सवाल लिखूँ मैं यहाँ पे। ऐसे मान के चलिए मैं एक सवाल और लिखता हूँ यहाँ पर। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये हैं तो गुणा में, लेकिन बात अनंत तक नहीं जा रही है। जैसे इस सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ 5 है, वो 3 बार था लेकिन उसके बाद वो अनंत बार हो गया, तो ये 5 5 5 बार अनंत बार हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो 3 है वो 2 बार है, मतलब एक निश्चित संख्या में नंबर है। 11 3 बार है, 22 यहाँ 4 बार है, 8 यहाँ पे 5 बार है। अगर इस टाइप का सवाल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए ट्रिक ये है, ट्रिक को समझिएगा। 3 आप लिख दो, ठीक बात है। 3 को गिनो कितनी बार है, 2 बार है। जितनी बार है उतनी आप 2 की घात लगा दो। मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी बार है उतनी 2 की घात लगा दो। अच्छा 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 4। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 यहाँ लिखो, 4 से 1 कम 3 यहाँ लिखो। उत्तर आ गया 3 की घात 3/4। अगला देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो अगला देखते हैं। 11 आप बताओ 11 कितनी बार है, तो आप कहोगे 11 3 बार है, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8। तो आप देखो 8 यहाँ लिखो, 8 से 1 कम 7, ये मेरा आंसर है। मैं 2 की ही घात लिखनी है, क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल है। ठीक है, आगे देखो भाई सब लोग, 22 लिखा मैंने। 22 कितनी बार है, तो आप कहोगे 4 बार है। जितनी बार है उतनी 2 की घात 4 लगा दो। 2 की घात 4 कितनी होती है, 16। तो आप ध्यान दो, 16 लिखो, 16 से 1 कम 15, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे ये वाला सवाल है तो 8 तो आपको लिखना ही है। 8 कितनी बार है, तो आप कहोगे भाई 8 यहाँ पे कितनी बार है, 8 यहाँ पे 6 बार है। पहले गलती हो गई थी मुझसे, 8 5 बार बोला था मैंने, लेकिन 8 यहाँ पे कितनी बार हो गया, 3 और 3 6 बार हो गया। तो 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 यहाँ पे कितना होता है, आप मुझे बताओ, 64। ठीक है, और आप क्या कहोगे, 64 और 64 से 1 कम कितना हो गया, 63। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इन सवाल में और इस सवाल में आपको फ़र्क समझ में आ गया। ये जो था वो अनंत तक था और यहाँ पर ये निश्चित संख्या में थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोगों ने घातांक करने में कुछ सवाल सीख लिए, अभी इसमें कुछ सवाल और बाकी हैं जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 में करेंगे। जब तक आप इन सवालों का अध्ययन करिएगा, इनकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी जो वीडियो आती रहे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई सुझाव हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करिएगा। प्रणाम।